नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत मात्रा आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारे बीकानेर रियासत का जो जागीरी क्षेत्र का किसान आंदोलन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो गंग नहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था उसके बारे में बात की। वो किसान आंदोलन पूर्णतः एक शांति प्रिय किसान आंदोलन रहा था। तो दोस्तों, आइए बीकानेर क्षेत्र के जागीरी क्षेत्र का यानी बीकानेर रियासत के जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके जागीरी क्षेत्र में बात करें तो 1927 ईस्वी से इस जागीरी क्षेत्र में लगातार लगान में वृद्धि की जा रही थी और उन लगानों से यहाँ के जो किसान हैं वो परेशान थे। यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने बेगार प्रथा, लागबाग, और इसके अलावा चराई कर और यहाँ पर भू राजस्व की ऊंची दर के बावजूद 37 प्रकार की जो लागत है किसानों से ली जाती थी। यहाँ के किसानों से 37 प्रकार की अन्य लागतें वसूली जाती थी और 1927 से लगान में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे किसान है वो परेशान थे और इसी कारण इस क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। सबसे पहले क्या हुआ, आपकी बीकानेर रियासत के जागीरी क्षेत्र के किसानों ने 18 दिसंबर 1934 को बीकानेर के महाराजा से मांग की कि हमें बेगार प्रथा, ऊंची लगान दर और ये जो भू राजस्व के अलावा 37 प्रकार की जो लागत ली जाती है, इस समस्या से हमें छुटकारा दिलवाए। उसके बाद में क्या हुआ कि किसानों ने कहा कि अगर हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम लगान देना बंद कर देंगे। उस समय आपकी जो बीकानेर रियासत के शासक गंगा सिंह थे, उन्होंने 11 अप्रैल 1935 को यानी बीकानेर सरकार ने 11 अप्रैल 1935 को एक आदेश जारी किया और उस आदेश में जो व्यक्ति जागीरदार को लगान नहीं देगा और जो व्यक्ति किसानों को भड़काने का प्रयास करेगा उसे अपराधी माना जाएगा और उसके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार का आदेश बीकानेर रियासत के द्वारा 11 अप्रैल को निकाला गया और 18 दिसंबर 1934 को जागीरी क्षेत्र के किसानों ने महाराजा गंगा सिंह से इन जागीरदारों की शिकायत की और अपने हक की लड़ाई के लिए उन्होंने बेगार प्रथा, भू राजस्व की जो ऊंची लगान दर थी, इसके अलावा 37 प्रकार की जो लागत ली जाती थी, उनके निवारण के लिए प्रार्थना की। परंतु बीकानेर सरकार ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान न देकर क्या किया, 11 अप्रैल 1935 को एक आदेश जारी कर दिया और आदेश के तहत अगर कोई किसान जागीरदार को लगान नहीं देगा और इसके अलावा अगर कोई किसानों को भड़काने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी उसे अपराधी मानकर और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाकर उसे जेल भेजा जा सकता है। इस प्रकार का आदेश जारी कर दिया। इस क्षेत्र के किसानों ने फिर भी संघर्ष किया और एक व्यक्ति था जीवन चौधरी नाम का, जीवन चौधरी 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में उदासर क्षेत्र, बीकानेर के उद्रासर क्षेत्र के जो किसान हैं, उन किसानों ने इस व्यक्ति के नेतृत्व में यानी जीवन चौधरी के नेतृत्व में बीकानेर के महाराजा से जागीरी क्षेत्र की जो किसानों की समस्या थी
वो समस्या से इस व्यक्ति ने महाराजा को अवगत करवाया, यानी किसानों ने इस व्यक्ति को अपना नेता चुनकर और जागीरदारों की शिकायत करने के लिए बीकानेर के महाराजा के पास भेजा। उस समय आपके जो बीकानेर प्रजा परिषद थी, बीकानेर प्रजा परिषद, उस बीकानेर प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी किसानों की समस्या को प्रकाशित किया और महाराजा से मांग की कि किसानों को, जो जागीरी क्षेत्र में किसानों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उससे उनको छुटकारा मिले। अब इस चीज के बावजूद राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को न सुनकर और इस जीवन चौधरी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा शुरू कर दिया और इसके अलावा इसको दंडित भी किया और इस पर जुर्माना भी लगाया। और आपके जो बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं को भी राज्य सरकार की तरफ से परेशान किया गया। उसके बाद में क्या होता है कि आपकी जो बीकानेर सरकार है वो एक नया आदेश और जारी करती है 27 अप्रैल 1938 को। 27 अप्रैल 1938 को बीकानेर सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अगर कोई किसान लगान नहीं चुकाता है तो जागीरदार उसकी भूमि है उसको जब्त कर सकता है। तो जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में हमने शुरुआत की है। तो हमारे बीकानेर के बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन पर हमारी चर्चा हो रही है और जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन की शुरुआत की तो हमने पढ़ा कि 1927 ईस्वी से लगातार इस क्षेत्र में लगान में वृद्धि की जा रही थी और किसानों ने लगान में जो वृद्धि हो रही थी भू राजस्व में, उसके और बेगार प्रथा, लाग बाग, चराई कर और 37 प्रकार की जो अन्य लागत ली जाती थी उसके विरुद्ध बीकानेर के महाराजा से 18 दिसंबर 1934 को प्रार्थना की कि हजूर हमें इन चीजों से मुक्त करवाया जाए वरना हम लगान नहीं देंगे। अब क्या हुआ, बीकानेर की राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को न सुनकर 11 अप्रैल 1935 को एक आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत अगर कोई व्यक्ति जागीरदार को लगान नहीं देगा, अगर कोई व्यक्ति जागीरदार को लगान नहीं देगा और इसके अलावा किसानों को भड़काने का प्रयास किया करेगा तो उसे क्या है, अपराधी माना जाएगा और उसके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। इस प्रकार का आदेश 11 अप्रैल 1935 को जारी हुआ। फिर बीकानेर क्षेत्र के उदरासर गांव के जो किसान थे उन किसानों ने जीवन चौधरी नाम के व्यक्ति को अपना नेता बनाकर और बीकानेर के महाराजा के पास अपनी समस्या लेकर भेजा। अब बीकानेर के महाराजा ने इस जीवन चौधरी को ही क्या है, दंडित किया, इस पर जुर्माना लगाया और इसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके अलावा बीकानेर प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी किसानों की आवाज उठाई तो उन किसानों को भी क्या है, कार्यकर्ताओं को भी क्या है, जेल में डाल दिया और राज्य सरकार की तरफ से उन्हें परेशान किया गया। फिर 27 अप्रैल 1938 को राज्य सरकार एक नया आदेश पारित करती है। उस आदेश में क्या कहा कि अगर कोई किसान लगान नहीं देता है तो जागीरदार उसकी भूमि है उसको जब्त कर सकता है। अब हम आगे बात करें जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन में, तो हम दो किसान आंदोलन, एक तो महाजन ठिकाने के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। महाजन ठिकाने, महाजन ठिकाने का जो किसान आंदोलन है, सबसे पहले किसानों ने 1938 ईस्वी में जागीरदारों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनका यहां पर विरोध किया और उसके बाद इन किसानों ने बीकानेर के महाराजा को भी अपनी समस्या से अवगत करवाया। और उससे पहले हमने पढ़ रखा है कि 27 अप्रैल को बीकानेर रियासत ने क्या है, एक आदेश जारी कर दिया कि अगर कोई लगान नहीं देगा तो उसे क्या है, उसकी भूमि जब्त की जा सकती है। फिर महाजन ठिकाने के जो किसान हैं उन किसानों ने 6 जनवरी 1939 ईस्वी
6 जनवरी 1939 को खींवसर गांव में एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो वो भविष्य में लगान नहीं देंगे। उसके बाद में क्या है कि जयपुर के महाराजा ने महाजन ठिकाने की इस किसान आंदोलन से, इस किसान आंदोलन की समस्या का निवारण करने के लिए जयपुर सरकार ने जागीरदार को किसानों को कुछ रियायत देने के लिए आदेश पारित किया, परंतु जागीरदार ने राज्य सरकार की कोई भी बात नहीं मानी। यानी राज्य सरकार ने जागीरदारों को आदेश दिया कि किसानों को कुछ रियायतें दे दी जाए ताकि ये किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाए, परंतु जागीरदार ने उस पर कोई विचार नहीं किया। आगे हम बढ़ते हैं तो 1939 के अंत में, यानी जागीरदार है उसने 1939 के अंत तक पुलिस की सहायता से राजस्व वसूली का कार्य किया, परंतु जब आपकी बीकानेर रियासत ने या बीकानेर सरकार ने पुनः जागीरदार को अवगत करवाया कि आपको यानी इन किसानों को कुछ रियायतें देनी चाहिए, तो उसके बाद में 1939 के अंत में किसानों को कुछ रियायतें दी गई, जिसमें क्या है, एक आपकी मूंगा लाग थी, उस मूंगा लाग को समाप्त किया गया। इसके अलावा जो चराई कर था उसको भी समाप्त किया गया, परंतु जागीरदार ने जो चीजें 1939 के अंत में समाप्त की थी उन चीजों को वैसे प्रभावी नहीं किया। यानी किसानों पर अत्याचार वैसे ही हो रहे थे जैसे पहले हो रहे थे। 1927 के बाद में जो अत्याचार हो रहे थे उसी प्रकार किसानों पर अत्याचार हो रहे थे। उसके बाद में इस महाजन ठिकाने के किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए 4 अक्टूबर 1940 को बीकानेर राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहत यहाँ के जो किसानों से 37 प्रकार की लागत ली जाती थी उसमें से 27 प्रकार की जो लागत है 27 प्रकार की जो लागत है वो समाप्त कर दी गई। इसके अलावा यहाँ के किसानों को बेगार प्रथा से भी मुक्त किया गया और इसके अलावा बीकानेर रियासत ने या बीकानेर राज्य सरकार ने यह भी आदेश पारित किया कि नया भूमि बंदोबस्त किया जाएगा और खालसा क्षेत्र और जागीरी क्षेत्र में समान ही लगान दर ली जाएगी। तो आपका जो ये बीकानेर क्षेत्र के जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में हमने शुरुआत की है, तो 1927 से इस क्षेत्र में लगातार लगान वृद्धि हो रही थी और उसी से परेशान होकर 18 दिसंबर 1934 को किसानों ने बीकानेर महाराजा को अवगत करवाया कि या तो हमारी समस्या का निवारण करो और अगर हमारी समस्या का निवारण नहीं हुआ तो हम लगान देना बंद कर देंगे। उसके बाद में 11 अप्रैल 1935 को राज्य सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया कि अगर कोई जागीरदार को लगान नहीं देता है और किसानों को भड़काने का प्रयास करता है तो उसे अपराधी माना जाए और उसके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। फिर आपके बीकानेर रियासत के उदरासर क्षेत्र के किसानों ने 1937 में जीवन चौधरी के नेतृत्व में किसान आंदोलन की शुरुआत की और जीवन चौधरी को बीकानेर के महाराजा के पास अपनी शिकायत लेकर भेजा। अब राज्य सरकार ने जीवन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, उसे दंडित किया और उस पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब किसानों की आवाज उठाई तो उन कार्यकर्ताओं को भी राज्य सरकार की तरफ से परेशान किया गया। फिर 27 अप्रैल 1938 को बीकानेर रियासत के द्वारा एक और आदेश पारित किया जाता है, अगर कोई भी किसान लगान नहीं देता है तो उसकी भूमि को क्या करें, जब्त कर लें। उसके बाद में हम महाजन ठिकाने की बात करें तो महाजन ठिकाने में 1938 में किसानों ने बेगार प्रथा, लाग बाग और अन्य जो भू राजस्व की ऊंची दर थी उससे परेशान होकर आंदोलन की शुरुआत की। अब यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने 6 जनवरी 1939 को खींवसर गांव में एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में उन्होंने निर्णय लिया कि हम भविष्य में लगान नहीं देंगे।
फिर क्या है, बीकानेर सरकार की तरफ से जागीरदारों को आदेश दिया कि किसानों को कुछ रियायतें दे दी जाए ताकि ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाए। परंतु जागीरदार है उसने जबरन किसानों से, महाजन ठिकाने के किसानों से जबरन लगान की वसूली की। फिर राज्य सरकार के द्वारा पुनः कहने पर 1939 के अंत में किसानों को कुछ रियायतें दे दी गई। परंतु ये किसान आंदोलन है वो यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जागीरदार ने जो लागतें कम की उनको कागजों के ऊपर तो उसने कम कर दिया, परंतु किसानों को उसी प्रकार से परेशान किया जा रहा था जैसे पहले परेशान किया जा रहा था। तो ये समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती गई। और उसके बाद में क्या हुआ, 4 अक्टूबर 1940 को बीकानेर राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहत आपके बीकानेर रियासत में जो 37 प्रकार की लागत ली जाती थी उनमें से 29 प्रकार की, दोस्तों 29 प्रकार की, न कि 27 प्रकार की, 29 प्रकार की जो लागत है वो क्या कर दी, समाप्त कर दी। बेगार प्रथा को भी नियंत्रित कर दिया और जो भूमि है उसका बंदोबस्त करवाकर और जागीरी व खालसा क्षेत्र में समान लगान दर लेने की बात कही। तो उसके बाद में आपके महाजन ठिकाने का ये किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीकानेर रियासत में हम अंतिम बात करते हैं तो दूधवा खारा चूरू का किसान आंदोलन। दूधवा खारा चूरू के किसान आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें एक व्यक्ति था चौधरी हनुमान सिंह। उस चौधरी हनुमान सिंह ने इस क्षेत्र के किसानों की इस समस्या का निवारण करने के लिए 3 बार वो जेल गए। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी की और तीसरी बार वो जब जेल में गए तो 65 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की थी। तो हमारे इस दूधवा खारा चूरू के किसान आंदोलन में आपको एक इनाम याद रखना है, चौधरी हनुमान सिंह। तो दोस्तों देखते हैं दूधवा खारा चूरू का किसान आंदोलन। यहां का जो जागीरदार था उसका नाम था सूरजमल सिंह। और ये जो आपका सूरजमल सिंह था ये बीकानेर सरकार में सचिव भी था। बीकानेर सरकार में सचिव भी था। तो इसी कारण जो हमने पढ़ा कि 1938 में राज्य सरकारों के द्वारा एक आदेश पारित किया कि खालसा और जागीरी क्षेत्र में समान लगान दरें ली जाएगी और वो जो 29 प्रकार की लागत है वो समाप्त की गई। बेगार प्रथा को भी नियंत्रित किया गया। तो इस सूरजमल सिंह का यानी बीकानेर रियासत में बहुत ज्यादा प्रभाव था और ये अपनी मनमानी अपने जागीरी क्षेत्र में करता था। इसके अत्याचारों से परेशान होकर किसानों ने चौधरी हनुमान सिंह को अपना नेता चुनकर इस किसान आंदोलन की शुरुआत की। उससे पहले हम बात करें तो राज्य सरकार के आदेश के बाद दूधवा खारा चूरू के किसानों ने भी जो 29 प्रकार की लागत समाप्त की गई थी वो लागत जागीरदार को नहीं दी। परंतु हुआ क्या कि जब इस सूरजमल सिंह को किसानों ने वो लागत नहीं दी तो इस सूरजमल सिंह ने किसानों की जो भूमि है उस भूमि को और किसानों की जो संपत्ति थी उसको क्या कर लिया, जब्त कर दिया। यानी किसानों को जोत से अपनी भूमि से बेदखल कर दिया
और इसके अलावा उनकी जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति को भी उसने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो इस सूरजमल के इसी अत्याचारों के कारण चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में इस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। आपके जो चौधरी हनुमान सिंह थे ये माउंट आबू में बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह से मिलने के लिए पहुंचे। यानी जब किसानों की भूमि जब्त की गई 1944 की बात थी, और 1944 में गर्मियों के समय यानी ग्रीष्म काल में जो हमारे राजस्थान के राजपूताने के जितने भी शासक होते थे उनका जो ग्रीष्मकालीन आवास होता था वो माउंट आबू में ही होता था। तो आपके जो चौधरी हनुमान सिंह है वो किसानों की समस्या लेकर शार्दुल सिंह के पास पहुंचे और आपको बताया कि इस सूरजमल सिंह का बीकानेर रियासत में बहुत ज्यादा प्रभाव था। जब चौधरी हनुमान सिंह यहाँ पर किसानों की शिकायत लेकर पहुंचे तो न कि किसानों की शिकायत सुनने के बजाय या किसानों की समस्या का निवारण करने के बजाय इस शार्दुल सिंह ने इस चौधरी हनुमान सिंह को वहां पर गिरफ्तार कर लिया। शार्दुल सिंह ने चौधरी हनुमान सिंह को वहां पर गिरफ्तार करवा दिया। अब क्या हुआ कि किसानों ने अपने इस नेता को छुड़ाने के लिए इस किसान आंदोलन को और तेज कर दिया। किसानों ने जवाहरलाल नेहरू से प्रार्थना की कि हमारे जो नेता है चौधरी हनुमान सिंह उनको रिहा करवाया जाए। इसके अलावा आपके जो बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे मग्गाराम वेद, उन्होंने भी किसानों की समस्या को जायज बताया और चौधरी हनुमान सिंह की रिहाई की मांग बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह से की। अब आपके बीकानेर रियासत की तरफ से यानी कोई किसानों की समस्या पर सुनवाई नहीं की गई और इस चौधरी हनुमान सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर और इसे जेल में डाल दिया। जेल में आपके चौधरी हनुमान सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसी कारण इन्हें जेल से रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद भी चौधरी हनुमान सिंह ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों की जो भूमि जब्त हो गई थी उस भूमि को वापस दिलाने के लिए उन्होंने और प्रयास करने शुरू कर दिए। उसके बाद में क्या हुआ कि आपके चौधरी हनुमान सिंह को 26 अप्रैल चौधरी हनुमान सिंह को 26 अप्रैल 1946 ईस्वी को 26 अप्रैल 1946 ईस्वी को किसानों को भड़काने का आरोप लगाकर इसे पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपके चौधरी हनुमान सिंह ने इस बार भी जो जागीरदार था उसके अत्याचार और पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उसके विरुद्ध क्या है, भूख हड़ताल शुरू कर दी। और उस भूख हड़ताल के बाद फिर इनके स्वास्थ्य में गिरावट आई तो उनको 27 जुलाई 1946 को जेल से रिहा कर दिया। यानी आपके जो चौधरी हनुमान सिंह थे वो 26 अप्रैल 1946 को पुनः गिरफ्तार किए गए और उसके बाद में यानी जब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की तो उसके बाद में इन्हें 17 जुलाई 1946 को क्या है, जेल से रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद फिर हनुमान सिंह ने किसानों को उनकी भूमि वापस दिलाने के लिए प्रयास किया और फिर वो जेल गए। यानी आपके चौधरी हनुमान सिंह को इस किसान आंदोलन के निवारण के लिए 3 बार जेल जाना पड़ा और तीसरी बार वो जब जेल गए तो 7 अप्रैल 1947 को तीसरी बार उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस बार उन्होंने 65 दिन की भूख हड़ताल की 65 दिन की भूख हड़ताल की और उसके बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। परंतु आपका जो दूधवा खारा का किसान आंदोलन था उसका यहां पर कोई निवारण नहीं हुआ। 1948 में बीकानेर रियासत में लोकप्रिय सरकार का गठन होता है और उस लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद किसानों की समस्या है उसका निवारण किया जाता है। तो दोबारा देख लेते हैं
दुधवा खरा चूरू का किसान आंदोलन, यानी यहाँ का जो जागीरदार था जिसका नाम था सूरजमल सिंह, वो बीकानेर सरकार में सचिव था और उसका बीकानेर रियासत में बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसने 1944 में जिन किसानों ने लगान नहीं दिया, उनकी भूमि और उनकी जो संपूर्ण संपत्ति थी उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। तो किसानों ने चौधरी हनुमान सिंह को अपना नेता बनाकर और माउंट आबू में शार्दुल सिंह से मिलने के लिए भेजा। गर्मियों के समय 1944 में इस शार्दुल सिंह ने किसानों की शिकायत न सुनकर चौधरी हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तब किसानों ने अपने नेता को छुड़वाने के लिए इस आंदोलन को और तेज किया। जवाहरलाल नेहरू से प्रार्थना की कि हमारे जो नेता है चौधरी हनुमान सिंह, उनको रिहा करवाओ। इसके अलावा आपके जो मग्गाराम वैद्य है उसने भी किसानों की बात है उसको जायज बताया और आपके चौधरी हनुमान सिंह की रिहाई की मांग भी की। परंतु किसानों की समस्या और किसानों के द्वारा अपने नेता की रिहाई की जो बात की गई उस पर बीकानेर रियासत की तरफ से कोई विचार नहीं किया गया और इस चौधरी हनुमान सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इसे जेल में डाल दिया। जेल में चौधरी हनुमान सिंह ने भूख हड़ताल की, जिस कारण इनका स्वास्थ्य वो खराब हो गया और इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद में जेल से छूटने के बाद चौधरी हनुमान सिंह ने पुनः किसानों की जो भूमि है वो वापस दिलाने के लिए किसान आंदोलन शुरू कर दिया और इस बार उन्हें 26 मार्च 1946 को किसानों को भड़काने के आरोप में 26 मार्च 1946 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने जो जागीरदार के अत्याचार थे और पुलिस के जो अत्याचार थे उसके लिए फिर भूख हड़ताल जेल में शुरू कर दी और फिर उन्हें जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो 17 जुलाई 1946 को जेल से रिहा कर दिया। फिर तीसरी बार इन्हें जेल फिर जाना पड़ा। 7 अप्रैल 1947 को चौधरी हनुमान सिंह को फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार उन्होंने जेल में 65 दिन की भूख हड़ताल की। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, परंतु किसानों की समस्या का यहाँ पर कोई निवारण नहीं हुआ और फिर 1948 में बीकानेर रियासत में लोकप्रिय सरकार का गठन होता है और उस सरकार के गठन के बाद आपके इस दुधवा खारा चूरू और संपूर्ण बीकानेर रियासत के किसानों की समस्या है उसका निवारण होता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हमारा आज जो किसान आंदोलन टॉपिक था, जिसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात की, बेगू के किसान आंदोलन के बारे में बात की, इसके अलावा बरड क्षेत्र बूंदी के किसान आंदोलन के बारे में बात की, इसके अलावा हमने अलवर रियासत के किसान आंदोलन के बारे में बात की, इसके अलावा हमने जयपुर रियासत में सीकर के और शेखावाटी के किसान आंदोलन के बारे में बात की और इसके अलावा हमने मारवाड़ रियासत के किसान आंदोलन पर चर्चा की। और आज हमारा जो टॉपिक था किसान आंदोलन, बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन के साथ पूर्ण होता है। अगर दोस्तों हमारे जो सभी वीडियो देखने हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाएं और आपको प्ले लिस्ट में हमारे जो सभी वीडियो है वो मिल जाएंगे किसान आंदोलन से संबंधित। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, इसलिए आपको सभी वीडियो है वो शुरू से देखने चाहिए और अच्छे से आपको अपने नोट्स तैयार करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक और अपील करता हूं कि अगर कोई आपका भाई बंधु और भी तैयारी कर रहा है तो उसे भी हमारे इस YouTube चैनल से जोड़िए। इसके अलावा मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के इतिहास में हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक मैं शुरू करूं, तो उस पर भी आप अपना कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं उस टॉपिक पर अपना नया वीडियो लेकर आ सकूं और वो वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। इसके अलावा हमारा अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना भी न भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।